नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का और आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बिहार में एक बार फिर जहरीली शराब कांड हुआ है। सिवान और छपरा में बुधवार 4 बजे तक संदिग्ध स्थिति में 9 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि 6 लोगों की मौत की हुई है। अभी भी कई लोगों का इलाज चल रहा है, लेकिन सवाल है कि कब तक शराब से होती रहेगी मौत और क्यों नहीं हो पा रहा है शराब माफिया का खात्मा। सैंतीस साल का इस्लामुद्दीन अब इस दुनिया में नहीं रहा। रह गया तो बस उसका बेजान शरीर और रोते बिलखते घर वाले। माँ छाती पीट पीट कर रो रही है तो पत्नी लोगों के पैरों पर गिरकर गुहार लगा रही है, मत ले जाओ इसे। इस्लामुद्दीन यूं ही नहीं मरा। शराब की लत और शराब माफिया ने उसकी जान ले ली। तस्वीरें छपरा के इब्राहिमपुर गांव की है। इब्राहिमपुर गांव में इस्लामुद्दीन के अलावे 2 और लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2 लोगों के आंखों की रोशनी चली गई है। हम घर पे पिए थे। घर में पिए थे? कौन लाके दिया था आपको? बड़े भैया। बड़े भैया थे? क्या नाम उनका? नहीं, बड़े लड़के पापा के लड़का दिए थे। क्या नाम उनका? इस्लामुद्दीन। इस्लामुद्दीन। अभी वो फिलहाल नहीं है। वो शराब पी के जहरीली शराब पीने से मौत का ये सिलसिला छपरा नहीं बल्कि सिवान से शुरू हुआ। सिवान के भगवानपुर थाना क्षेत्र के कौड़िया पंचायत के गांव में अब तक जहरीली शराब पीने से बुधवार शाम तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग अब भी या तो छुपे हुए हैं या फिर कहीं छिपकर इलाज करा रहे हैं। अभी सर मतलब अपना भगवानपुर क्षेत्र में 15-16 लोगों की मौत हुई है। हालांकि सिवान प्रशासन 4 मौत की ही पुष्टि कर रहा है। मौत का सिलसिला शुरू हुआ तो प्रशासन की नींद खुली। डीआईजी ने खुद प्रभावित गांव का दौरा किया और भगवानपुर के थानाध्यक्ष सहित 2 चौकीदारों को निलंबित कर दिया गया है। जहरीली शराब से मौतों के बाद भले ही प्रशासन एक्शन में हो, लेकिन बड़ा सवाल है कि शराबबंदी के बावजूद कैसे बन रही थी शराब। गांव में बन रही शराब पुलिस को जानकारी क्यों नहीं? चौकीदार ने पुलिस को क्यों नहीं दी जानकारी? क्या शराब तस्करों के साथ चौकीदार थानेदार की मिलीभगत थी? शराब माफिया का खात्मा क्यों नहीं हो रहा है? शराब माफिया के लिए क्या पुलिस जिम्मेवार है? न्यूज़ 18 के लिए सिवान से मृत्युंजय और छपरा से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। सिवान के भगवानपुर थाना इलाके में जहरीली शराब पीने से अब तक 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 12 लोग बीमार बताए जा रहे हैं और जिला प्रशासन ने 4 लोगों की मौत की पुष्टि की, जबकि ग्रामीण 6 लोगों की मौत की बात कह रहे हैं। घटना के बाद सिवान सदर अस्पताल में अलर्ट मोड पर है। एसडीएम और एसडीपीओ सहित कई थाने के पुलिस मौजूद है तो अस्पताल में डॉक्टर भी अलर्ट है। साथ ही कई गाँव में लगातार छापेमारी भी की जा रही है। इस मामले में 2 चौकीदार को सस्पेंड कर दिया गया है। सिवान के भगवानपुर थानाध्यक्ष को भी निलंबित कर दिया गया। डीआईजी नीलेश कुमार ने कार्रवाई की है। सदर अस्पताल से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता मृत्युंजय सिंह। सिवान के भगवानपुर थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थिति में हो रही है लगातार लोगों की मौत का आंकड़ा बढ़ते नजर आ रहा है। अभी तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है तो वहीं कई लोगों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। गंभीर स्थिति देखते हुए सिवान डीएम और एसपी लगातार गांव में कैंप किए हुए हैं तो वहीं सिवान सदर अस्पताल को अलर्ट मोड में रखा गया है। अगर कोई यहाँ गंभीर स्थिति में आता है तो उन्हें इलाज की जा सके, वही अगर किसी की ज़्यादा तबीयत खराब है तो उन्हें पटना रेफर कर दिया सके। ये तस्वीर आप देख सकते हैं सिवान सदर अस्पताल की हैं, जहाँ एसडीएम और एसडीपीओ से तमाम जो अधिकारी है यहाँ पे मौजूद है। वहीं लगातार भगवानपुर थाना क्षेत्र में छापेमारी की जा रही है। चिन्हित किया जा रहा है कि आखिर मौत की वजह क्या है। अगर ग्रामीणों की बात माने तो मौत की वजह जहरीली शराब बताई जा रही है। वहीं अगर प्रशासन की बात माने तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर मौत का रीजन क्या रहा है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। छपरा के मशरक में जहरीली शराब पीने से 3 लोग की मौत हो गई। वहीं प्रशासन ने 2 की मौत की पुष्टि की है। बीमार लोग को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीमार धर्मेंद्र शाह ने शराब पीने की बात कबूल की। 10 रुपए कमीशन देने पर एक बच्चा से शराब घर पर पहुंचाने की बात भी कही। बीमार धर्मेंद्र शाह से बातचीत की है न्यूज़ 18 संवाददाता संतोष गुप्ता ने।
अभी सदर अस्पताल के इस वार्ड में 2 नए मरीज आए हैं, इनको हम दिखाना चाहेंगे। अब देखिए ये 2 नए मरीज लाए गए हैं, यहाँ पुलिस भी मौजूद है। और ये जो दोनों मरीज है ये मसरक से ही लाए गए हैं। मसरक इलाके में इन लोगों ने शराब का सेवन किया था और इनकी हालत बिगड़ने पर प्रशासन इनको लेकर के अस्पताल में लाया है। इनसे हम बात करते हैं कि क्या स्थिति थी, कहाँ से शराब मिला, कैसे इन्होंने शराब पी। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र शाह। धर्मेंद्र शाह। कैसे शराब मिल गया, कहाँ शराब पिया? अपना गांव में पिए हैं सर। गाँव में पिए जी। उसके बाद क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत वही हो रहा है, आँख से धुंधला टाइप का दिख रहा है। अब बाहर तो मतलब धुंधला दिखते दिखते बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है। बिल्कुल नहीं दिख रहा है ना? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो शराब कौन लोग ला के दिया आपको? एक छोटा सा 12-13 साल का बच्चा था, 10 रुपये उसको दिए, वो ला के दिए। सिर्फ 10 रुपये में शराब? हाँ, नहीं, शराब 50 रुपये का मिला, 10 रुपये उसको कमीशन दिए। वो 10 रुपये लाने के लिए? हाँ, लाने के लिए। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि 10 रुपया बच्चे को दिया गया लाने का करियर खर्चा और 50 रुपये की शराब, मानी 60 रुपये में शराब इनको उपलब्ध हो गई। तो आपको ये तस्वीरें दिखा रहे थे और साथ ही साथ आपने सुना जो पीड़ित है वो बता रहे हैं कि उन्हें शराब जो है 50 रुपए की मिली और 10 रुपए एक बच्चे को दिया जो कि शराब उस तक पहुंचा रहा था। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे भी शराब की होम डिलीवरी कर रहे हैं और लोगों को आसानी से शराब मिलती जा रही है। बढ़ते हैं आगे। 18 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकल रहे हैं। जेडीयू ने इशारों में उनकी यात्रा पर ऐतराज जताया तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कह दिया कि यह पार्टी की आधिकारिक यात्रा नहीं है, इसलिए इस पर वो कोई बयान नहीं देंगे। बिहार में सियासी यात्रा और यात्रा पर सियासत दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तेजस्वी यादव ने उपचुनाव को देखते हुए अपनी यात्रा को 18 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया है, तो दूसरी ओर 18 अक्टूबर से केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा शुरू होने वाली है, जिसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। यात्रा को लेकर तैयारी जोर शोर से की जा रही है। जिला स्कूल मैदान में पंडाल बनाया जा रहा है और गिरिराज की यात्रा की तारीखों के ऐलान होने के बाद से ही जेडीयू के नेता इशारों में गिरिराज सिंह को नसीहत दे रहे हैं। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने कहा कि हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ मुसलमान नहीं, कई जातियां हैं जिन्हें उनकी यात्रा से बुरा लग सकता है। हर कोई ये स्वाभिमान यात्रा, कोई मुसलमान यात्रा निकाल दे, भगदड़ मचेगा। ये सब ठीक बात नहीं है। वहीं गिरिराज सिंह की यात्रा को लेकर उठाए जा रहे सवाल और हो रही सियासत पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कोई भी प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया। दिलीप जायसवाल ने कहा कि ये पार्टी की आधिकारिक यात्रा नहीं है, इसीलिए वो इस पर कोई बयान नहीं देंगे। माननीय गिरिराज सिंह जी का जो यात्रा है वो किसी पार्टी के बैनर के तहत नहीं, इसलिए मैं उस पर कोई अपना वक्तव्य नहीं दे सकता। बिहार में अगले साल विधानसभा का चुनाव है, लेकिन यात्रा वाली सियासत अभी से शुरू हो चुकी है। कई नेता यात्रा निकाल चुके हैं तो कईयों की यात्रा चल रही है और कई यात्राएं अभी शुरू होने वाली हैं। गिरिराज सिंह का बार बार कहना कि बाकी नेताओं की यात्रा पर किसी को आपत्ति नहीं होती, तो फिर उनकी यात्रा पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। फिलहाल दिलीप जायसवाल के बयान से तो यही लगता है कि विरोधियों के साथ साथ सहयोगियों की ओर से भी उठाए जा रहे सवाल की वजह से बीजेपी ने गिरिराज की यात्रा से खुद को अलग कर लिया है। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से आशीष रंजन और विकास कुमार सिंह की रिपोर्ट। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा उपचुनाव में इंडिया अलायंस के दमदार तरीके से चुनाव लड़ने की बात भी कही। तेजस्वी यादव ने कहा कि उपचुनाव में एनडीए को परास्त करेंगे, साथ ही बिहार में 4 सीट पर होने वाले उपचुनाव में भी जीत का दावा किया है। फेजेज में है 13 और 20 को, और 13 वाले फेज में बिहार के उपचुनाव भी है 4 सीटों पर, तो उसको भी पार्टी जो है हम लोग देखेंगे। को लेकर के परसों का कार्यक्रम जो हमारा ये टूर का जो कार्यक्रम जो था कल जमुई करेंगे, तो जमुई से ही हम रांची जो है जाएंगे। वहाँ हम लोग महागठबंधन इंडिया अलायंस जो है
झारखंड में। पिछला चुनाव हम लोग मिलकर लड़े थे, इस बार भी हम लोग जो है मिलकर के लड़ेंगे, मिलकर लड़के भाजपा को वहाँ परास्त करेंगे। पश्चिमी चंपारण के दौरे पर बगहा पहुंचे जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा ने 3 विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उपचुनाव के लिए उम्मीदवार उतारने के बाद उन्होंने प्रशांत किशोर पर भी हमला बोला। मनीष वर्मा ने कहा कि जिसको जो करना है करे, जनता जिसको चाहेगी उसी को ताकत देगी। नई पार्टी है, कुछ कर ले तो अच्छी बात है, लेकिन ये तो जनता की इच्छा है और जनता की मर्जी है कि उनको क्या देंगे क्या नहीं देंगे। लेकिन जैसा लोगों की इच्छा है और जिस तरह से पार्टी बनी है तो जनता के सामने है। 26 साल पहले हुए मंत्री ब्रज बिहारी हत्याकांड में के नामजद आरोपी पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी ने पटना सिविल कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। पूर्व मंत्री ब्रज बिहारी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उन्होंने पटना सिविल कोर्ट के सीबीआई की विशेष अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को सरेंडर करने का आदेश दिया था। वैशाली के लालगंज से पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला ने कहा कि न्याय व्यवस्था पर उन्हें पूरा भरोसा है। पिटीशन फिर से आप करेंगे क्या? जरूर, जो कानूनी प्रक्रिया होगा वो उसका प्रयास। मंटू तिवारी ने कहा है अन्याय हुआ है हमारे साथ, अब अपनी न्यायालय का सम्मान करना है, न्यायालय का सम्मान करना है, कानूनी प्रक्रिया है, अब उस पर ट्राई करते हैं हम लोग। नवादा पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। वारसलीगंज के सोढ़ीपुर गांव में साइबर थाने की पुलिस ने एक साथ 15 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये लोगों से ऑनलाइन ठगी करते थे। गिरफ्तार अपराधियों के पास से फोन, सिम कार्ड और कस्टमर डेटा शीट बरामद की गई है। सोढ़ीपुर गांव में वहां उपलब्ध जितने भी बगीचे हैं उन सभी में, जो कि वारसलीगंज थाना अंतर्गत है, तो वहां से हम लोगों ने कुल 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन लोग का मोडस ऑपरेंडी था कि इनके पास डेटा उपलब्ध करवाए जाते थे वहाँ के गुर्गों के हेड के द्वारा, जिसमें इनके पास फ्लिपकार्ट से जो ऑनलाइन शॉपिंग की जाती थी उसके सब डिटेल्स रहते थे कि आपका नाम क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है। पटना पुलिस ने साइबर एटीएम फ्रॉड गैंग के 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह भोले भाले लोगों से उनका अकाउंट खरीद देता था और फिर अकाउंट का साइबर फ्रॉड के मामले में इस्तेमाल करता है। जिन लोगों का अकाउंट खरीदा जाता है उनके मोबाइल नंबर से लोगों को तरह तरह के लालच दिए जाते हैं और उनसे ठगी भी की जाती थी। पुलिस ने अपराधियों के पास से 14 एटीएम कार्ड, पासबुक, मोबाइल के सिम सहित कई चीजें बरामद की है। गाड़ी है, उसमें से कुल 3 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, ड्राइवर सहित 3 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई। कुछ लोग भागने में भी सफल हो पाए हैं। हालांकि गाड़ी जो निकल रही थी, क्योंकि जस्ट एटीएम से निकला ही था, गाड़ी में बैठा था लोग, तो हालांकि जैसे ही वो निकलने का प्रयास कर रही थी तो हमारे पुलिसकर्मी उसको रोकने का प्रयास कर रहा था, तो उसको कहीं कहीं उसको अटैक करने के लिए, उसको चढ़ाने का भी लगा रहा था उपाय, तो बड़े मुशक्कत से इसको पकड़ा गया टीम। कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप और हत्या के बाद बिहार की महिला चिकित्सक और स्वास्थ्यकर्मी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ले रही हैं। IGIMS ने महिला चिकित्सकों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों को आज से सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देने की शुरुआत की है। ट्रेनिंग कार्यक्रम की शुरुआत बिहार के DGP आलोक राज ने की और इस दौरान उन्होंने कहा कि काफी अच्छी बात है कि सभी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लेकर अपना बचाव खुद कर सकेंगी। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार। पटना के IGIMS अस्पताल की डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मी अब वीरम बनेंगी, यानी अब खुद की सुरक्षा खुद करेंगी। इसको लेकर आज से कार्यक्रम का आगाज हो चुका है। बिहार के DGP आलोक राज ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, जिसके बाद देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो अस्पताल की तमाम महिला चिकित्सक हैं, इसके साथ साथ नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं या फिर बाकी जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, किस प्रकार से सेल्फ डिफेंस की आज से ट्रेनिंग लेने लगी हैं। यानी किसी प्रकार की अगर अप्रिय घटना का आभास हो उससे पहले ये लोग अब अलर्ट रहेंगी और कैसे अब मंचलों पर वार करेंगी, कैसे मंचलों से निपटेंगी, इसको लेकर आज से ट्रेनिंग कार्यक्रम शुरू किया गया है। जो डॉक्टर्स हैं खासकर वो सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लेने के बाद अब मजबूत होंगी। मेरा ये संदेश है कि नारी शक्ति का रूप है और इस शक्ति को सशक्त करने की आवश्यकता है। इस सशक्तिकरण की दिशा में सेल्फ डिफेंस का जो ये कार्यक्रम है, ये प्रशिक्षण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। किलकारी को ये जिम्मा मिला है, क्या लग रहा है एक बड़ी चुनौती भी होगी?
नहीं, लेकिन ये अब जब आपके जीवन पे बन आता है तब तो आपको खड़ा होना ही पड़ता है, विकल्प नहीं है हम बच्चियों के पास। और ये सब खड़ी हो चुकी हैं और हार नहीं मानेंगी। इसलिए ही ये मुद्दा उठा कि अपनी रक्षा हम अपने हाथों में ले और किस तरह से अपने माइंडसेट को बदले। मेन होता है कि आदमी पहले से सोच लेता है मैं हार जाऊंगी, मैं कर नहीं पाऊंगी, लेकिन सबसे पहले ये सोचना है कि हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, क्योंकि जो सेल्फ डिफेंस की बात आती है सबसे पहले जो साइकोलॉजिकल जो इफेक्ट है वो देखने को मिलता है। देखिए, जैसा डीजीपी साहब ने कहा कि पुलिस भी सहयोग करेगी, हेल्पलाइन नंबर है, बट एक आता है रिस्पांस टाइम, वो कितना त्वरित होता है। तो उसको सबसे ज़्यादा त्वरित हम तभी कर सकते हैं जब हमारे हाथ में हमारी सुरक्षा हो। तो हमारा सशक्त होना, प्रशिक्षित होना और खुद को मुस्तैद रखना, अलर्ट रखना बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अब जब हम लोग ने देख रहे हैं कि पहले हम लोग सोचते थे कि दूसरे के साथ ये क्राइम होता है, अब ये हमारे वर्क प्लेस पे आ गया है, तब तो ये मजबूरन हो गया है, अब ये नेसेसिटी हो गया है कि हम लोग अपने सेफ्टी के लिए हम लोग स्टेप्स खुद लें, दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रहें। और मुझे अच्छा लगेगा अगर हम लोग ये सीख कर इसको एक नोडल एजेंसी की तरह इस्तेमाल करें और बाकी मेडिकल कॉलेजेस में भी जाकर इसका हम लोग प्रचार करें और अपनी बच्चियों को भी ट्रेन। लोग आगे आकर बैच में 10-20 के बैच में 1-to-1 ट्रेनिंग लें, ताकि कभी भी किसी को कोई वैसा सिचुएशन आए, एडवर्स सिचुएशन, तो उससे लड़ने के लिए उनके पास एक सिर्फ फिजिकल नहीं, एक मेंटल उनके पास भी स्ट्रेंथ हो कि हाँ हमें आगे क्या करना है। वहाँ की भी जो डॉक्टर्स हैं या फिर जो नर्सिंग स्टाफ हैं वो भी इसी प्रकार से सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ले सके और किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए वो भविष्य में तैयार हो सके। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। गोपालगंज में शराब माफियाओं से साठगांठ रखने और गांजा की बरामदगी कर लाखों में बेच दिए जाने के मामले में एसपी ने बड़ी कार्रवाई की है। एसपी ने 3 थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया है। इनमें जादूपुर, विशंभरपुर और कुचायकोट के थानाध्यक्ष शामिल हैं। एसपी की इस कार्रवाई से जिले भर के पुलिस पदाधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है और बताया जा रहा है कि जादूपुर थानाध्यक्ष पिंटू कुमार पर गांजा बेचने का आरोप है। थानाध्यक्ष ने कुरियर कंपनी के नाम पर चलने वाली एक वाहन से 250 किलोग्राम गांजा जब्त किया था। गांजा को जब्त करने के बाद 70 किलोग्राम दिखाया गया, जबकि बाकी गांजे को जादूपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले एक माफिया के हाथों बेच दिया गया था। विशंभरपुर थानाध्यक्ष मनोज कुमार और कुचायकोट थानाध्यक्ष सुनील कुमार पर शराब माफिया से साठगांठ का आरोप है। एसपी ने कहा कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं, किसी भी पुलिस पदाधिकारी या कर्मी की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार। गोपालगंज के एसपी अवधेश दीक्षित ने 3 थानेदारों पर बड़ी कार्रवाई की है। शराब माफियाओं से साठगांठ रखने और गांजा की बरामदगी कर बेच दिए जाने के मामले में तीनों थानेदार पर कार्रवाई की गई है। गोपालगंज के जादूपुर के थानाध्यक्ष पिंटू कुमार पर बड़ा आरोप लगा है। इन पर आरोप है कि बीते दिनों इन्होंने कुरियर वाली वाहन से 250 किलोग्राम गांजा जब्त किया था और 70 किलोग्राम ही शो किया था, बाकी के गांजा को तस्कर के हाथों बेच दिया था। इस मामले में जादूपुर के थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया है। हालांकि इस पूरी घटना पर गोपालगंज के सदर डीपीओ प्रांजल ने जादूपुर थाने में बजाबते प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था, लेकिन उस वक्त ये मामला सामने नहीं आ सका। वहीं दूसरी तरफ विशंभरपुर के थानाध्यक्ष मनोज कुमार पर और कुचायकोट के थानाध्यक्ष सुनील कुमार पर शराब माफियाओं के साथ साठगांठ रखने का आरोप है। इन दोनों थानाध्यक्ष को भी एसपी ने निलंबित कर दिया है। साथ ही विभागीय कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी गई है। वहीं एसपी की ओर से इस कार्रवाई के बाद जिले भर के थानेदारों और पुलिस कर्मियों के बीच हड़कंप मच गया है। पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में 26 अक्टूबर से रणजी का मुकाबला होने वाला है, पर स्टेडियम की स्थिति ऐसी है कि राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तो दूर, आम दर्शक भी सुरक्षित नहीं है। जर्जर हो चुके स्टेडियम की सीलिंग से पेंट प्लास्टर तो भरभरा कर गिर रहा है, पता नहीं कब छत और दीवार भी गिर जाए। ये रिपोर्ट देखिए। जर्जर छत और उसमें से झांक रही जंग लगी हुई छड़ की तस्वीरें राजधानी पटना के मोइनुल हक स्टेडियम की है। यहाँ 26 अक्टूबर से रणजी का मुकाबला होने वाला है, पर नेशनल लेवल के इस बड़े मैच के लिए मोइनुल हक स्टेडियम कितना तैयार है, इस बात की गवाही टूटे हुए दरवाजे और चकनाचूर हो चुकी खिड़कियों की ये तस्वीरें दे रही है। मैदान में आवारा कुत्ते घूम रहे हैं, सीलिंग और दीवारों से प्लास्टर और पेंट भरभरा कर गिर रहे हैं। मोइनुल हक स्टेडियम में रणजी मुकाबले के लिए एंट्री फ्री पर इसकी कीमत आपकी जान हो सकती है।
तस्वीरें बता रही हैं टूटा फूटा जर्जर स्टेडियम किसी बड़े हादसे को निमंत्रण दे रहा है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने भी दर्शकों से अपील की कि अगर वो मैच देखने आए तो उनकी जान, उनकी हिफाजत उनके हाथों में है। बीसीए के अधिकारी दर्शकों को साफ तौर पर अपने रिस्क पर मैच देखने की बात कह रहे हैं। एंट्री फ्री है, लेकिन दर्शक अपने रिस्क पर यहां आएं और मुकाबला देखें। दर्शक अपनी रिस्क पर मैच देखने पहुंचे, प्रबंधन की यही सलाह है। ये वही मोइनुल हक स्टेडियम है जिसे पिछले दिनों सरकार ने वर्ल्ड क्लास बनाने की बात कही थी। स्टेडियम को तोड़कर पुनर्निर्माण का दावा किया गया था, पर सच्चाई यही है कि जीर्णोद्धार के नाम पर एक अदद ईंट भी इसमें जोड़ी नहीं गई। इस मैदान में मैच होने वाले हैं, लेकिन स्टेडियम की स्थिति ज्यों की त्यों बनी है। ना स्टेडियम में काम शुरू हुआ है और ना ही इसकी जर्जर स्थिति पर विचार किया जा रहा है। बीसीए के अधिकारियों का कहना है कि स्टेडियम की दुर्दशा के कारण ऑनलाइन मैच देखने की अपील की जा रही है, पर ये अपने आप में हास्यास्पद है कि जो स्टेडियम दर्शकों के लिए भी सुरक्षित नहीं, वो राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के लिए कितना सेफ होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना संवाददाता विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। रिलायंस जियो ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 में एक ऐसी टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन किया जिससे घरों के स्मार्ट टीवी को आसानी से कंप्यूटर में बदला जा सकेगा। जियो क्लाउड पीसी नाम की ये तकनीक मात्र कुछ 100 रुपए में टीवी को कंप्यूटर में तब्दील कर देगी। इसके लिए बस इंटरनेट कनेक्शन, स्मार्ट टीवी, टाइपिंग कीबोर्ड, माउस और जियो क्लाउड पीसी ऐप की दरकार होगी। जिनके टीवी स्मार्ट नहीं है, उनके साधारण टीवी भी जियो फाइबर या जियो एयर फाइबर के साथ आने वाले सेट टॉप बॉक्स के माध्यम से कंप्यूटर बन सकते हैं। दरअसल जियो क्लाउड पीसी एक ऐसी तकनीक है जिससे कोई भी टीवी इंटरनेट के माध्यम से क्लाउड कंप्यूटिंग से जुड़ सकेगा। उसका इस्तेमाल भी आसान है। उपभोक्ता को बस ऐप में लॉगिन करना होगा और क्लाउड में स्टोर किया हुआ पूरा डेटा सामने टीवी पर नजर आने लगेगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।